कोरोना के इस संकट काल में मज़दूरों के तकलीफ़ों का जो रंग दिखा है, उस रंग के अलग अलग जो प्रकार देखने को मिले हैं, रोज़ नए प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। कभी मज़दूरों के पैरों में छाले देखने को मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ें, उनकी बेवाइयाँ सब देखने को मिलेंगी। जितना आप इनके करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी। दरअसल इन तकलीफ़ों को समझने के लिए आज हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आए हैं, धनकुंजी में, जहाँ कुछ मज़दूर हैं, ये फंसे हुए हैं। सरकार ने जिस तरह से पहले और दूसरे लॉकडाउन के चरण में इन सभी को रोक रखा था और ये अपने आप को असहाय और फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तब सरकार ने ये फैसला किया कि इन्हें किसी तरह से इनके घर भेज दिया जाए। घर भेजने के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, बसों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक राज्यों को ये आदेश दिया गया कि कम से कम वो अपने सीमावर्ती इलाके तक उन मज़दूरों को छोड़ आएँ। ये मज़दूर विशाखापट्टनम से आ रहे हैं, झारखंड और यूपी के लिए निकले हुए हैं। 3 से 4 दिन हो गया ये निकले हुए हैं और इस दौरान उड़ीसा जब पहुंचे तो उड़ीसा सरकार ने इन्हें बसों की व्यवस्था करके छत्तीसगढ़ के सीमा पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन जाए तो इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सीमा पर जो अधिकारी तैनात किए गए हैं, उन्होंने इन्हें इस बात की चेतावनी दी कि यदि आप सीमा पार करते हैं तो आपको 2 महीने के लिए लॉक कर दिया जाएगा। अब इस लॉक कर दिया जाएगा का मतलब ये तो नहीं समझ पा रहे, ये भी डर रहे हैं कि कहीं जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा। खैर, एक और इसमें देखिए सबसे ख़ास बात कि मज़दूरों से जब मैं बात कर रहा था तो कुछ नई साइकिलें मुझे दिखी। तो मैंने इस साइकिल का किस्सा सुना। असल में कई लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन साइकिल का किस्सा थोड़ा अलग है, इसलिए मैं सोचा आपको इस साइकिल के किस्से से भी रूबरू करवा दूं। दरअसल ये साइकिलें काफ़ी महंगी हैं। महंगी इसलिए हैं क्योंकि जो मज़दूर हैं ये उनकी पत्नियों के जेवरों को बेचने के बाद खरीदी गई हैं। एक मज़दूर है हमारे साथ, उन्होंने बताया कि जब वो चलते चलते थक गए, पैरों की ताकतें ख़त्म हो गईं, तब उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि कुछ भी पैसे कहीं से भी इकट्ठे करके लाओ। और ये पैसा उन्होंने इकट्ठा किया अपने जेवरों को बेचकर, तब जाके इन्होंने एक नई साइकिल खरीदी कि शायद उससे हम कुछ आगे बढ़ पाएँ आसानी से। मज़दूर से ही सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजय राजवा सर। विजय, आप बता रहे थे साइकिल का किस्सा। एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप उस किस्सा को साझा करें कि कैसे आपने साइकिल खरीदा। साइकिल खरीदे सर के जब नहीं चल पाए तो मेरा वाइफ ने को फ़ोन किया मैंने, तो उसने बोला पैसा नहीं है। तो मैंने बोला कि किसी तरह व्यवस्था अपने गांव में करो। तो उसने अपने जेवरों कर बेचकर और वो पैसा हमारा अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो मैं फिर उससे भी ये बोला कि क्यों बेच दिया ये जेवर। तो उसने बोला कि जेवर से आपसे बढ़कर जेवर नहीं, अगर ज़िंदगी रहेगा तो जेवर बहुत ले आ सकता है, अगर ज़िंदगी नहीं रहेगा तो जेवर गहना क्या होगा रहकर। अब मैं एक ही चीज़ बताने लगा सर, मान लीजिए कि हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आए तो हम लोग को जानकारी तो नहीं है कि कलेक्टर का नंबर क्या है क्या नहीं है। यहाँ जो भी बड़े अधिकारी हैं, तो जब हम लोग प्रशासनों से जब बात करने जाते हैं, अगर नहीं पार होने देना है तो वो नंबर दे सकते हैं ना कि लो इस नंबर से बात करो, आपको इस नंबर से हेल्पलाइन मिल सकता है। ये लोग तो भगा देते हैं। अगर इन लोग का मदद करना चाहिए ये लोग भगा देते हैं, सटने नहीं देते हैं। और अगर कोई मांगता भी है तो बोलता है कि हम क्यों देंगे नंबर, तो जुगाड़ करो, कहाँ से ले क्या करेगा और क्या बोलेंगे। तो ये मज़दूरों की व्यथा है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये छत्तीसगढ़ की सीमा है, जहाँ पार करने के लिए मज़दूर कल रात से आज सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको मैं उड़ीसा की सीमा की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। उड़ीसा की सीमा में आप देखें कि छत्तीसगढ़ की ओर से जो मज़दूर आए हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी जांच की जा रही है, आगे गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि मज़दूरों को उड़ीसा प्रशासन ने लाकर यहाँ पर छोड़ा था। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कम से कम उड़ीसा से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से मज़दूर परेशान होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्हें लंबा इंतज़ार ना करवा कर उनके गंतव्य तक छोड़ने की व्यवस्था करें।